सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को समझने के लिए सपोज ये हमारे पास एक एटम है जिसके ये कुछ इनर शेल्स हैं और ये इसका एक आउटर शेल है। आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ सबसे लूजली बाउंड होता है, यानी इसकी जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ वो सबसे कम होती है। सो इस इलेक्ट्रॉन को यदि हम यहां से रिमूव करना चाहें, हटाना चाहें, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। यही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। सो the amount of energy required to remove most loosely bound electron from an isolated gaseous atom is called ionization enthalpy। यानी आउटर मोस्ट शेल में जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। जैसे M कोई मेटल एटम है, कोई भी एटम है, उसको जो हम एनर्जी दे रहे हैं दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एनर्जी देने से ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और पॉजिटिव चार्ज आयन बनाएगा। दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां पर इस डेफिनेशन में गैसियस एटम का वर्ड यूज किया गया है, वो इसलिए जो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक एटम दूसरे एटम को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में दूसरे एटम का जो इन्फ्लुएंस है वो बिल्कुल भी नहीं है। सो इसका मतलब क्या? इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया गया है? गैसियस एटम वर्ड यूज किया है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, बिकॉज it is the minimum potential difference that is required to remove the most loosely bound electron। फिर इसके यूनिट्स क्या हुए आयोनाइजेशन एंथैल्पी के? आयोनाइजेशन एंथैल्पी को जनरली हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में या जूल पर मोल में या किलो जूल पर मोल में या फिर कैलोरी पर मोल में या किलो कैलोरी पर मोल में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम IE से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस पे चार्ज। अब हमें यहां पर बिल्कुल क्लियर यहां हमने बताया है कि ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हमने रिमूव करना है, इसकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन होती है। यानी जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर विल बी द अट्रैक्शन, उतनी ही ज्यादा आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी। सो हायर इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उतनी ही ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। इसी तरह से जो दूसरा फैक्टर है दैट इज द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, यदि साइज छोटा होगा, स्मॉलर द साइज
of atom, greater is the attraction, उतनी ही ज्यादा आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी, और जितनी ये अट्रैक्शन ज्यादा होगी आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड सो हायर इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और उतनी ही ज्यादा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो उतनी ही ज्यादा होगी। थर्ड जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी को, दैट इज द पेनिट्रेशन इफेक्ट। हमें पता है किसी एक मेन शेल का जो एस सब शेल होता है वो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होता है, फिर पी सब शेल, फिर डी सब शेल, और लास्ट में एफ सब शेल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस से सबसे टाइटली बाउंड होंगे इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन बाउंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द डी एंड एफ सब शेल ऑफ द सेम मेन शेल विद द न्यूक्लियस। यानी एस सब शेल का जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा होगा और एफ का सबसे कम होगा। इसीलिए एस सब शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना सबसे मुश्किल होगा। दैट इज वाई इस केस में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा होगी। सो हम कह सकते हैं ग्रेटर द पेनिट्रेशन इफेक्ट, greater the penetration effect, higher is ionization enthalpy। उतनी ही ज्यादा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो उतनी ही ज्यादा होगी। इसी तरह से हम एक और फैक्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट, या इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है उसको न्यूक्लियस अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, लेकिन जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं दे पुश द आउटर इलेक्ट्रॉन आउटवर्ड्स, वो उसको बाहर की तरफ धकेलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए जितनी न्यूक्लियर फोर्स उसको एक्सपीरियंस करनी थी उससे कम एक्सपीरियंस करता है। सो दिस रिपल्शन ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज अ शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फिर ये हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फिर क्या होगा, टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, यानी जितनी रिपल्शन इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं वो हमने टोटल न्यूक्लियर चार्ज में से माइनस कर देना है। दैट इज वाई जो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन होगी वो एक्चुअल जितनी होनी चाहिए थी उससे कम होगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, हायर इज द शील्डिंग इफेक्ट, सो लेस इज द अट्रैक्शन, हायर द शील्डिंग इफेक्ट, less is the attraction of the outer electron with the nucleus, and so lesser is the ionization enthalpy, इसलिए ionization enthalpy भी कम होगी। और लास्ट इसमें जो फैक्टर है वो फैक्टर है कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक फैक्टर और साथ ही कर लेते हैं। Sixth factor is the electronic configuration. That is fifth factor, electronic configuration.
वी नो दैट जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं और एग्जैक्टली फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। उन कॉन्फ़िगरेशंस की जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इतना आसान नहीं होता है, यानी आपको और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए वो सभी एलिमेंट जिनकी आउटर शेल जो कॉन्फ़िगरेशन होती है या तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होती है या एग्जैक्टली फुली फिल्ड होती है, दे हैव अ वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इस तरीके से ये 5 फैक्टर थे जिन फैक्टर्स पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी फिर एक ग्रुप और पीरियड में कैसे वेरी करती है, आइए देखते हैं। पहले बात करेंगे वेरिएशन इन ए ग्रुप। ग्रुप में कैसे वेरी करती है। हमें पता है कि इन ए ग्रुप जब हम मूव करते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। यदि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अट्रैक्शन विद द आउटर इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस विद द आउटर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और यदि अट्रैक्शन डिक्रीज करी तो आउटर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। सो दैट इज व्हाई द एटॉमिक साइज, क्योंकि एक ग्रुप में इंक्रीज करता चला जाता है, इसलिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डाउन टू ग्रुप डिक्रीज करती चली जाएगी। यदि एक हम पीरियड की बात करें, इन ए पीरियड में जो एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज वो डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। यदि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है सो अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस विद द आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगी। और यदि अट्रैक्शन इंक्रीज कर गई तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा, यानी आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, यानी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज करती चली जाएगी। यानी जब भी हम एक पीरियड में चलते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। यदि हमारे पास कोई एक एटम है, जब हमने उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी तो एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया और कैटायन बना दिया। सपोज इसी आयन से हम यदि इसको एनर्जी दें, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करते हैं, और इसी तरह इसी आयन से यदि हम इसको और आयनाइजेशन एनर्जी दें तो एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो जाता है। हर स्टेप में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हर टाइम हम एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है, यानी जो एनर्जी हमने देनी है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वो हर बार बराबर होनी चाहिए। परंतु ये देखा गया है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट टाइम जो हमने दी थी, जब हमने सेकेंड टाइम दी तो उसको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, जब थर्ड टाइम एनर्जी दी तो उसको थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। परंतु देखने में ये आता है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज लेस देन दैट ऑफ द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड इज लेस देन दैट ऑफ द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी दिस
the successive removal of this successive removal of first, second and third electron is called successive ionization energy. इसको हम क्या कहते हैं? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. सो फिर यहां से एक सीधा सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं, क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाई द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज हायर. यानी जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सेकेंड से हाई है और जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो फर्स्ट से हाई है. तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है. सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा हाई क्यों होती है? एग्जाम्पल हम लेते हैं सपोज एल्यूमिनियम का. एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 कॉन्फ़िगरेशन इज 283. जब हमने इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दी तो ये आयन बना एल्यूमिनियम 1+ आयन. लेकिन जब इस एल्यूमिनियम 1+ आयन को हम नेक्स्ट टाइम एनर्जी देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी. तो ये जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है इसकी वैल्यू ज्यादा होती है. इसी तरह से यदि हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना चाहें तो हमें थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी. सो आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है कि सेकेंड फर्स्ट से ज्यादा क्यों है. देखिए, आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें क्या मिल रहा है? कैटायन मिल रहा है. और कैटायन में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज कर जाता है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. कैसे इंक्रीज कर गया? यहां एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन थे, 13 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद अब आपके पास सिर्फ 12 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या 13 ही रही. दैट इज वाई जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज कर जाता है. एंड सो द अट्रैक्शन विद द आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की वो इंक्रीज कर जाती है. एंड दस जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है सेकंड, उसकी वैल्यू फर्स्ट से ज्यादा हो जाती है. लाइकवाइज जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सेकंड से ज्यादा हो जाती है. सो दैट इज वाई जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं वो हमेशा हाई होती हैं. आइए अब इस आयोनाइजेशन एनर्जी पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी लेट अस एक्सप्लेन सर्टेन क्वेश्चंस. फर्स्ट है नाइट्रोजन हैज हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन. अब देखिए, नाइट्रोजन का यदि हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 एंड 2p3. और ऑक्सीजन जो है एटॉमिक नंबर 8 कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 एंड 2p4. अब देखिए यहां पर आउटर इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 2p शेल में है. यहां पर भी 2p सब शेल में है. तो यहां पर जो 2p सब शेल है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है. और हमने अभी बात की थी कि जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं दे हैव द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. इस वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. एंड सो जो नाइट्रोजन है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है. जो नोबल गैसेस हैं, यदि हम
सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, नोबल गैसेस यानी जो 18th ग्रुप है जिसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, दे हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। ऑल्दो जो साइज होता है वो बड़ा होता है इवन देन हैलोजेंस, तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी तो कम होनी चाहिए, परंतु नोबल गैसेस की अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है। उसका कारण है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे नोबल गैस एलिमेंट की बात करें हम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, 2, 10, 18, 36, 54 एंड सो ऑन। यहां पर आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 8 यहां पर 8 है, देन 2, 8, 8, यानी जो इसका आउटर शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, यानी एग्जैक्टली फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। और हमने अभी कहा था कि जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जिन एलिमेंट्स की, या एग्जैक्टली फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, दे हैव द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसलिए इन केसेस में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। अब एक और क्वेश्चन की हम बात करें, बेरिलियम हैज द हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरोन, ऑल्दो द साइज ऑफ बोरोन इज लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम। साइज छोटा होता है बोरोन का, इसलिए बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, बट बेरिलियम की ज्यादा है। आइए देखते हैं, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 एंड 2s2, और बोरोन की यदि कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2, 2s2 एंड 2p1। अब यहां से बिल्कुल क्लियर है कि बेरिलियम के केस में हमें इलेक्ट्रॉन एस सबशेल से रिमूव करना है, जबकि बोरोन के केस में सेम मेन शेल के पी सबशेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। और हमें पता है कि जो एस सबशेल होता है उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट पी सबशेल के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, यानी जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो बेरिलियम के केस में ज्यादा टाइटली बाउंड होंगे न्यूक्लियस से in comparison to that in case of the boron, and so जो आयनाइजेशन एनर्जी है बेरिलियम की वो ज्यादा होगी बोरोन से। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, दैट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी।